जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा तथा वंचित प्रकार के बालक जो होते हैं, वंचित बालकों का वीडियो लेकर आया हूं। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं समावेशी शिक्षा। क्या देखना है हमको? समावेशी शिक्षा के बारे में देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे कि कहते किसे हैं, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। तो देखिए, आज शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा। सबसे पहले हम आते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा को सभी व्यक्तियों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में देखा जाता है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य देखिए यहाँ पे समाज के सभी वर्गों के सामान्य निर्धन, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सामान्य निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना तथा विकास की मुख्य धारा में लाना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तात्पर्य है। देखिए उसके आगे है, इस शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों को शिक्षा देना तथा देश की प्रगति में क्या है, यहाँ देखिए उन प्रकार के सभी बालकों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है या विकास के मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, इस शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों को शिक्षा देना या देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना है। समावेशी शिक्षा समाज में एकता, समता और बंधुता को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? देखिए तो यहाँ मेन पॉइंट ये हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा क्या करती है, समाज में एकता, समता एवं बंधुता को बढ़ावा देती है। अब देखते हैं आगे समावेशी शिक्षा के बारे में एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि और एक दो पंक्ति देख लेते हैं जिससे कि क्या हो, समावेशी शिक्षा तथ्य के आधार पर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए भारत क्या है, तो भारत विविधताओं का देश है। क्या है? विविधता। भारत विविधताओं का देश है। क्या है? भारत विविधताओं का देश है, यानी कह सकते हैं कि भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है। यहाँ सभी जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि अनेक आधारों पर विविधता देखने को मिलती है। विविधता देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? अंतर देखने को मिलती है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों से तात्पर्य भारतीय समाज के विविध वर्ग। जैसे भारतीय समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, हम जाति में नहीं बांटेंगे, लेकिन क्या करेंगे, निर्धन, देखिए तो निर्धन यानी कि गरीब, निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों से हैं, इनके बच्चों से हैं। देखिए भारतीय समाज के अंतर्गत निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर क्या है, सामान्य वर्ग से भी काफ़ी कम है। यानी सामान्य वर्ग से क्या है, काफ़ी कम है। इन वर्गों का उद्धार के लिए आवश्यक है कि इन बच्चों को सामान्य वर्गों की तरह शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, देखिए एक टॉपिक यहाँ आता है, क्या? समावेशन। क्या आता है? एक टॉपिक आता है समावेशन। तो समावेशन का अर्थ बहुत लोग क्या लगाते हैं कि समावेशन का तात्पर्य मतलब बहुत लोग यह अर्थ लगा लेते हैं कि इसमें विकलांग बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, जबकि यह समावेशन का क्या है, बहुत छोटा रूप हो जाएगा। यानी समझिए कि समावेशन का ये परिभाषा देंगे ना तो अपने आप में लज्जा महसूस होगी, क्योंकि विकलांग बालक को तो नहीं पढ़ाना है भाई, हमको तो जो पिछड़े वर्ग के बालक है, वंचित वर्ग के बालक है, निर्धन है, वंचित है, पिछड़े, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके बच्चों को सामान्य बालकों की श्रेणी में पढ़ाना है ना, न कि विकलांग बालकों को। विकलांग बालक तो किसी भी श्रेणी में आ सकते हैं, सामान्य में भी आ सकते हैं, निर्धन वर्ग में भी आ सकते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं। क्या है समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं? देखते हैं तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं में क्या क्या देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसकी 4 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी इसकी 4 मुख्य प्रक्रियाएं हैं? पहला में देखते हैं। पहला देखिए तो क्या है,
पहला सामान्यीकरण, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य युवकों को जहाँ तक संभव हो सके कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। ठीक है, पहला क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया। तो सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य युवक एक साथ कार्य को सीखते हैं, यानी कि सामान्य सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। आगे देखेंगे संस्था रहित शिक्षा। क्या देखेंगे, संस्था रहित शिक्षा के बारे में देखेंगे। देखिए तो संस्था रहित शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो संस्था रहित शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को क्या करती है, समाप्त करती है। यानी कि कह सकते हैं एक ही सीमा के अंदर प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालकों को रखा जाता है, जिससे कि क्या होता है, रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आवासीय विद्यालय जो होता है, तो आवासीय विद्यालय में तो ये नहीं होता है कि चलो भाई तेज बालक है, इंटेलिजेंट बालक है, उसको एक तरफ रखे, या मंदबुद्धि बालक है उसको एक तरफ रखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि आवासीय विद्यालय होते हैं उसमें सभी प्रकार के बालकों को मौका दिया जाता है, अवसर प्रदान किया जाता है। सभी प्रकार के बालक आवासीय विद्यालय में क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का क्या किया जाता है, अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तीसरा है कि शिक्षा की मुख्य धारा। देखिए तो शिक्षा की मुख्य धारा क्या करेंगे, शिक्षा की मुख्य धारा के बारे में देखेंगे। देखिए शिक्षा की मुख्य धारा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया शिक्षा की मुख्य धारा। तो देखिए तो शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि पिछड़े बालक, वंचित बालक, अनुसूचित जाति जनजाति के जो बालक हैं उनको क्या करना है, मुख्य सामान्य बालकों के साथ यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। समावेश, तो आगे देखेंगे समावेश क्या होता है। तो समावेश के बारे में देखते हैं। तो देखिए तो समावेश वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज का वह भाग जो शारीरिक रूप से बाधित अथवा अपंग है। समावेश और समावेशन में अंतर है। समावेशन में ये नहीं लेंगे कि चलो भाई जो विकलांग है आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, समावेश आ गया ना यहाँ पे। तो देखिए समावेशीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का वह भाग जो शारीरिक रूप से बाधित एवं अपंग है सामान्य समाज से मिलता है, वह क्या कहलाता है, समावेश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखते हैं कि असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। असमर्थ बालक है, क्या है, असमर्थ बालक है, उसको क्या करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो अलग है और उसको क्या करेंगे, विकास की मुख्य धारा में लाएंगे। सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना। यानी कि ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के जो बालक है उसको लोकतांत्रिक क्या करेंगे, मूल्य को बढ़ावा देंगे, बाकी जो वंचित वर्ग के बालक है उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। यानी कि सभी प्रकार के बालक को, सभी वर्ग के बालक को हमें क्या करना है, समावेशी शिक्षा का उदाहरण देकर के उसको मुख्य धारा में लाकर देश की प्रगति में क्या करना है, आगे करना है। असमर्थ बालकों की असमर्थता का पता लगाकर, क्या देखिए, असमर्थ बालकों की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। हम क्या करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए साथ ही अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न न हो। ठीक है, अब देखते हैं समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट, प्रकृति क्या होती है। देखिए समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ साथ प्रदान की जाती है। ठीक है, इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालकों की शिक्षा प्राप्त करने का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है तथा सामान्य बालक असमर्थ बालकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें प्रकृति जो होती है, तो समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से, सामान्य बालक भी होते हैं, असमर्थ बालक भी होते हैं, जो एक दूसरे से आपसी तालमेल से, आपसी सूझबूझ से विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। अब आवश्यकता के बारे में देखेंगे। तो देखिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालय में दी जाए, जिससे सभी
बालकों की शिक्षा के समान अवसर मिले। इस आवश्यकता के कुछ प्रमुख कारण क्या है, निम्नलिखित हैं। तो इसके देखेंगे, देखिए तो इसके निम्नलिखित कारण क्या है, सामान्य मानसिक विकास संभव बनाने हेतु। देखिए तो क्या है, सामान्य मानसिक विकास संभव बनाने हेतु इसके अंतर्गत है कि विशिष्ट शिक्षा जो होती है क्या, मानसिक जटिलता है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, वैसे नहीं समझ, वैसे क्या करना है, वैसे समझने वाले बालक को क्या करना है, समान श्रेणी में लाना है। यानी कि उसकी सोच को बदलवाना है, सोचना है कि चलो भाई आप अपंग हो लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा कोई नहीं होनी चाहिए। उसका सोच क्या करना चाहिए, हमेशा हमें सकारात्मक सोच करनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित बनाने हेतु। तो इसके अंतर्गत समझेंगे कि बाधित बालक जो होते हैं, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित बना करने हेतु, तब बाधित बालक जो होते हैं कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे समान बालकों के साथ क्या करते हैं, शिक्षा पाते हैं, तब एकीकरण के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं, जैसे प्रेम, सहानुभूति, नैतिकता, ये सब क्या होते हैं, सामान्य बालकों के जैसे उसका भी विकास होता है। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करने हेतु, क्या है, समानता के सिद्धांत को अनुपालन करने हेतु इसके बारे में समझेंगे। तो भारत में जानते ही हैं कि समान शिक्षा के लिए व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है, जिसके साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा की व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, उसके अंतर्गत दिया गया है। तो हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि समानता के सिद्धांत दिया गया है, जिसके कारण सभी प्रकार के बालकों को अपना अधिकार है, समानता का अधिकार दिया गया है। अब आगे देखते हैं चौथा में फिजूल खर्ची को कम करने हेतु, क्या है, फिजूल खर्ची को कम करने हेतु इसके अंतर्गत देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। विशिष्ट शिक्षा महंगी तथा खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक और शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं, जिसके कारण इस सबको हटा के क्या कहा गया, चलो भाई अब विशिष्ट बालक को विशिष्ट कक्षा में नहीं पढ़ाकर उसको सामान्य बालक की श्रेणी में पढ़ाएंगे, ताकि क्या हो, सब कुछ बचत हो, फिजूल खर्ची से बच सके। अब देखिए अगला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने हेतु। तो देखिए समावेशी शिक्षा तो समझा ही रहे हैं, समावेशी शिक्षा के द्वारा ही बालक जो होते हैं अपने सहपाठियों से सीखते हैं, और उनको सिखाने की जो प्रक्रिया होती है समावेशी शिक्षा द्वारा क्या है, संभव है। आगे देखते हैं शैक्षिक एकीकरण को संभव बनाने हेतु। तो ये कैसे शैक्षिक एकीकरण को संभव बनाएंगे, तो शैक्षिक एकीकरण समानतया क्या होती है, समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव होती है। ये था आपका समावेशी शिक्षा। दोस्तों हम समझते हैं कि आप समावेशी शिक्षा समझ गए होंगे। चलिए अब इसी से रिलेटेड है वंचित बालक, क्या है, वंचित बालक है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वंचित बालक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए कि वंचित बालक जो है होता क्या है। देखिए तो वंचित बालक होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे, वंचित बालक होता क्या है। अब वंचित बालक वैसे बालक होते हैं जो क्या होते हैं, जो सामान्य अर्थ जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अलाभान्वित रहते हैं, यानी कि अलग रहते हैं। इसका अर्थ यह भी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ हम अर्थ ही पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, वंचित एक विस्तृत पद है जिसका सामान्य अर्थ जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अलाभान्वित रह जाना है। यानी कि सामान्य जन जीवन सुख सुविधाओं से क्या करना है, अलाभान्वित रह जाना है। इस अर्थ में प्रत्येक बालक को एक वंचित बालक कहा जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ सुख सुविधा से प्रत्येक बालक अलाभान्वित रह जाता है। सही बात है कि कुछ सुख सुविधाओं से कोई न कोई बालक क्या होते हैं, अलाभान्वित रह जाते हैं। भारत के अधिकतर क्या होते हैं, देखिए क्या मतलब भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी जाति के समुदाय से आने वाले बालकों को वंचित बालक की श्रेणी में रखा गया है। देखिए तो यहाँ समझेंगे कि भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी जाति के समुदाय से आने वाले बालकों को वंचित बालक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं वंचित बालकों की पहचान कैसे करते हैं। तो एक बात ये भी समझ लेते हैं यहाँ पे कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में लगभग कितने 90% परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे बालक को भारत में वंचित बालक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं वंचित बालकों की पहचान क्या है, वंचित बालकों की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में देखते हैं।
वंचन का तात्पर्य है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, जब उनमें उसे वंचित रहना पड़े जब उनसे उसे वंचित रहना पड़े तब वह वंचित बालक कहलाता है। यानी कि समाज में जो सामाजिक है, शैक्षिक है, आर्थिक है, इनकी आवश्यकताओं से दूर हो, यानी कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, उसे वंचित बालक कहते हैं। ऐसे बालकों की पहचान किस किस आधार पर की जाती है? 23 बालकों की पहचान निम्न आधार पर की जाती है, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। देखिए, इस बालकों की पहचान कैसे कैसे की जाती है? आर्थिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं की और वंचन का प्रत्यय संकेत करता है। अर्थात ऐसे बच्चों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होती है? पिछड़ी होती है। क्या होती है? पिछड़ी होती है, जिनके परिणाम स्वरूप इनकी पहचान की जा सकती है। ऐसे बालक का जो होता है, ऐसे बालक सामाजिक रूप से क्या होते हैं? काफ़ी पिछड़े होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ऐसे बालकों के माता पिता ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। ऐसे बालकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है, क्या होती है? रूढ़िवादी होती है। रूढ़िवादी कहने का मतलब ये भी होता है, जैसे आज भी समाज में क्या है, अब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे वंचित वर्ग के लोग हैं जो समझते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटा को पढ़ाना चाहिए। बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा? नाम रोशन करेगा, कमाएगा, लेकिन बेटी क्या करेगी? कभी भी पढ़ेगी, चूल्हा चौका जलाएगी। तो ऐसा सोच कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे अब हम लोग क्या जी रहे हैं? अब हम लोग विकसित भारत, मतलब भारत को विकसित बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बेटा बेटी को समान अवसर देना चाहिए, जिससे कि क्या हो? बेटा और बेटी को क्या करना चाहिए? समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में भिन्नता, अंतर नहीं पाया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वंचित बालकों के प्रकार में आते हैं। क्या आते हैं? वंचित बालकों के प्रकार में आते हैं। देखिए, तो यहाँ पे दिया गया वंचित बालकों के प्रकार की एक कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक दृष्टि से। क्या? सबसे पहले देखेंगे सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक। सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक के बारे में समझेंगे। देखिए, तो सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक के बारे में समझेंगे। तो सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक जो होते हैं, क्या होते हैं? अनेक उपायों के रहते हुए भी निर्धनता एक ऐसा मूल कारण है जो भारतीय समाज में पिछड़े को भी शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसके लिए क्या सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक होते हैं, तो उसके ऐसे समझेंगे कि बालक में अनेक विशेषताओं, आवश्यकताओं की जन्म होती है, जिनकी आपूर्ति समाज से नहीं हो पाती है। यद्यपि हमारा संविधान सभी के लिए समान शिक्षा का व्यवस्था के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु प्रतिबद्ध है। यानी कि यह कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है, क्या होता है? हमारा संविधान जो है विशेष बालकों की, यानी कि वंचित बालकों की शिक्षा की भी व्यवस्था की है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं की है। स्कूली अवस्था के अनेक बच्चे पढ़ाई की सुविधा से वंचित रह जाते हैं, तथा इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उस कारण को समझेंगे। क्या करेंगे? उस कारण को समझेंगे। तो उस कारण को समझते हैं। सबसे पहले उदाहरण के लिए अधिक पाठशालाओं को खोलना, अधिक विद्यालय को खोलना चाहिए। आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ दिया हुआ है कि अनेक उपायों को रहते हुए भी निर्धनता एक ऐसा मूल कारण है जो भारतीय समाज में पिछड़े को भी शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करती है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, तो सामाजिक रूप से वंचित बालक जो होते हैं, जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार को खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं, सामाजिक रूप से निम्न जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर। देखिए, तो निम्न जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर होते हैं। ऐसे बालक सांस्कृतिक रूप से भी निम्न स्तर पर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इन पर परिवेश का दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, इन पर पड़ोस के परिवेश का दुष्प्रभाव पड़ता है। ये संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। इनका संवेगात्मक जो होता है विकास ना, वो ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें समझेंगे कि आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक। तो आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक कैसा होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आर्थिक असमानता के कारण ऐसे बालकों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये आर्थिक रूप से भिन्न होते हैं। इनके परिवार में खाने पीने व रहने के स्थान का अभाव रहता है। कहने का मतलब है कि दो
दो कमरा का घर होता है, एक में माता पिता रहते हैं, एक में दादा दादी रहते हैं, बच्चे भी माता पिता के साथ रहते हैं, पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये सब क्या होता है, वो गरीब तबके के लोग होते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं तो विकास अवरुद्ध होगा ना। तो विकास अवरुद्ध होगा तो क्या होते हैं, इनके परिवार में खाने पीने रहने का स्थान का अभाव होता है, ये विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि ये विद्यालय की फीस नहीं दे पाते, क्योंकि वंचित वर्ग के यानी निर्धन वर्ग के बालक जो होंगे तो क्या होगा भाई, अपने खाने के लिए पैसा रहेगा तब ना बच्चों को पढ़ाएगा। इस टाइप के जो बालक है उसका विकास तो अवरुद्ध होगा ही होगा। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति के बालक, क्या देखते हैं, अनुसूचित जाति के बालक। तो देखिए अनुसूचित जाति के बालक के बारे में समझेंगे कि अनुसूचित जाति के बालक यानी कि अनुसूचित जाति शब्द का संबंध उन जातियों से समझा जाता है। कौन सा जातियों से, जिन्हें पहले क्या माना जाता था, अछूत माना जाता था। क्या अछूत माना जाता था। अनुसूचित जाति के लोग अस्वच्छ और निम्न स्तर के समझे जाने वाले कार्य जैसे क्या करते थे, सफाई करना, झाड़ू लगाना, मैला उठाना, जूता बनाना आदि कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन आज भी अधिकांश क्या होता है कि निम्न कार्य करते हैं। खैर इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, ये आज भी वे परंपरागत कार्यों को त्याग करके कुशल कार्यों को अपनाने में असमर्थ पाए जाते हैं। यानी कि यह कह सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो कार्य पहले करते थे वो भी आज उसमें लीन है, यानी कि उनको त्यागने में असमर्थ है। ठीक है। सबसे चिंतनीय स्थिति यह है कि इस वर्ग के लोगों को सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रखा गया था, जिसके कारण इनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आ सका है। ठीक है, क्या है, परिवर्तन नहीं आ सका है। आगे देखते हैं, इन खास करके तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि इस अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनकी जाति को बहिष्कृत समझा जाता था, यानी कि बहिष्कृत समझा जाता था। जैसे उन्हें जन सुविधाओं जैसे कुआं, नदी, मंदिर आदि में उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। कुछ मनुवादी लोग आज भी हैं जो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। चलिए आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति के बालक क्या है। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति के बालक, इसके बारे में देखिए। अनुसूचित, हाँ एक बात और बता दूं कि अनुसूचित जाति को एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं उसे एसटी कहते हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि अनुसूचित जनजातियों के बालकों की शिक्षा। तो अनुसूचित जनजातियों के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के कारणों के पीछे कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। तो क्या क्या प्रमुख तत्व है उसके बारे में देखेंगे। तो अनुसूचित जनजाति के बालक के बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, तो भारत में अनुसूचित जनजाति के लोग प्रायः उन छोटे और बिखरे हुए गांवों और गलियों में रहते हैं जो सामान्य पहुंच के बाहर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन जनजातियों के दिन प्रतिदिन की सुविधाएं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा आदि का आपूर्ति करना क्या है, बहुत ही कठिन है। इसके बारे में इसमें शिक्षा का खराब कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, विद्यालय में एसटी बालकों की कम संख्या है। विद्यालय में सबसे पहले बालक क्या है कि अनुसूचित जनजाति के बालक की कम संख्या होती है। अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो बालक होते हैं उनकी कपड़ा और रहन सहन साफ सुथरा नहीं होता है, जिसके कारण अध्यापक का भी रवैया क्या होता है, उदासीन हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों और उदाहरणों की कमी होना, यहाँ पे दिया गया है कि उदाहरणों की कमी होना। पाठ्य पुस्तक में अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक बनाना चाहिए, जिसके कारण उसके स्थानीय भाषाओं, स्थानीय बातों का उदाहरण देना चाहिए। उसके बाद में बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ा होना, यानी विकास भी क्या होता है, मानसिक रूप से वो थोड़ा पिछड़े होते हैं। आगे देखते हैं पारिवारिक गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों का। आगे देखते हैं वंचन के मनोवैज्ञानिक परिणाम। देखिए, तो वंचन के मनोवैज्ञानिक परिणाम देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या क्या है। तो संज्ञानात्मक प्रारूप पर प्रभाव। तो संज्ञान एक ऐसा सामान्य पद है जिसके अंतर्गत बालक के चिंतन, प्रत्यक्षण, बुद्धि, संवेदन, स्मृति आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा है अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर प्रभाव। तो ये क्या होता है, अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं कि वंचित बालकों की आय जो होती है, वंचित बालकों की आय, पेशों तथा शिक्षा के बारे में निम्न आकांक्षा स्तर होता है, जिससे वो बहुत कम शिक्षा पाने तथा कम आय प्राप्त
करके ही उतना संतुष्ट हो जाता है, जबकि वंचित बालकों की आकांक्षा क्या होती है, बहुत ही ऊंचा होता है। समान वर्गों के बालकों की आकांक्षा क्या होती है, बहुत ऊंचा होता है। लेकिन वंचित वर्ग के बालक होते हैं वो हमेशा सोचते हैं क्या, मतलब ये सोचते नहीं है, लेकिन उनकी सामान्य यह दृष्टि होती है कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, चलो हम यही काम क्यों नहीं शुरू से कर दें। उनकी पारिवारिक गरीबी होने के कारण, पारिवारिक स्थिति क्या दयनीय होने के कारण वो शुरू से ही कमाना शुरू कर देते हैं। अब आगे देखते हैं शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। तो देखिए वंचन का प्रभाव जो है बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आगे देखते हैं वंचित बालकों की शिक्षा क्या है। वंचित बालकों की शिक्षा, देखिए तो वंचित बालकों की शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक रूप से वंचित बालकों को ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाए जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, कौन कौन विकास, तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हो। आगे देखते हैं सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। क्या किया जाए, क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षण संस्था का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए। आगे देखिए हीनता की भावना, यानी कि हीनता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएं दिए जाए तथा बच्चों के स्वतंत्र निर्णय देने के लिए प्रवृत्ति डाला जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं हीनता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण के बजाय क्या करना चाहिए, वर्गगत सुविधाएं दी जाए तथा बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति डाला जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट है वंचित बालकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शैक्षणिक योजना चलाई जाए। इसमें गरीबी रेखा से नीचे क्या है, इसमें गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले बालकों के लिए एक शिक्षा योजना तैयार की जाए। ठीक है, ऐसे बालकों को निःशुल्क शिक्षा, ऐसे बालकों को क्या करनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रवृत्ति व आर्थिक सहायता देनी चाहिए। दोपहर का भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस तथा अन्य सामग्रियाँ दी जाए। देखिए सब कुछ तो आजकल स्कूल में दी जाती है, लेकिन इसको और जितना है उससे बेहतर धरातल पे लाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये क्या थे, वंचित बालकों की शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए जिससे कि क्या हो, जिससे कि वंचित बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा आ सके। देखिए आगे देखते हैं पिछड़े, आदिवासी व साधनहीन क्षेत्रों में अलग से विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि क्या हो, वंचित वर्ग के जो वंचित बालक है वह बालक के शिक्षक को भावनात्मक रूप से प्रशिक्षित करनी चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वह ऐसे बालकों के साथ अपने को जोड़ सके और दयनीय न समझ सके। ठीक है, देखिए अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उस रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो किसे सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन देखते हैं, निर्धन तथा गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सभी। तो क्या होगा, एक का ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी। ठीक है, इसमें से सभी। आगे आते हैं समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा सत्य नहीं है। जब नहीं पूछा जाता नकारात्मक आंसर देखेंगे। पहला देखेंगे कि सामान्यीकरण सामान्य युवकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण की सहायता करती है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए इसमें निगेटिव सोचना है। समावेशीकरण समाज के शारीरिक अपंग भाग को समाज से मिलाता है, तो ये भी नहीं होगा। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है, तो गलत, ये समाप्त करती है, लेकिन इसमें नेगेटिव पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य कौन कौन सा है, तो देखिए 2 3 का कौन सा आंसर हो जाएगा, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, ये भी हो जाएगा। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी हो जाएगा। इसलिए तीनों आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर में, तो सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो क्या उपाय हो सकते हैं, तो उपाय के बारे में देखिए, तो क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं
ये भी सही है। आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अधिक पाठशालाओं को खोलना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, ये भी सही है। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए 5 नंबर, अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने का क्या कारण है? तो वंचित रहने का कारण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो 5 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। तो वंचित रूढ़िवादी परंपराएं नहीं होगा। सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना, ये हो सकता है, ये होगा। आगे ऑप्शन देखते हैं। समाज के स्वयं को समाज से पृथक रहना, ये नहीं होगा। मानसिक रूप से कमजोर होना, ये नहीं होगा। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं? क्या है प्रमुख कारण, कौन सा है? तो 6 का कौन सा हो जाएगा, 6 का 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है तो क्या है, अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर ये भी है, संज्ञानात्मक प्रारूप पर ये भी है, शैक्षिक उपलब्धि प्रभाव ये भी है, लेकिन आर्थिक प्रारूप पर नहीं है। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं, वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जानी चाहिए? तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो 8 का कौन सा हो जाएगा, सृजनात्मकता को प्रोत्साहन करना चाहिए, ये भी हो जाएगा। विद्यालय में स्वस्थता विविध सहगामी क्रिया, ये भी हो जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा का आयोजन, ये भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 चारों सही है, ये हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर देखिए, विगत प्रश्न में पूछे गए प्रश्न है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, यानी कि पहले साल पूछा गया था। सीटेट अब तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई हैं टीईटी का, उस सब में पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे? तो कैसे करानी चाहिए, देखिए तो सबसे पहले है कि अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में बच्चों के विकसित पद्धतियाँ अपने द्वारा नहीं, विश्वविद्यालय में नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ये भी नहीं। अब क्या हो गया, समावेशी शिक्षा को बता दिया गया, इसलिए अन्य समान बच्चों के साथ इसको पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो साधन संपन्न होने का अर्थ क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या कौन हो जाएगा, 3, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या के हल को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 क्या है, अनुच्छेद पूछ रहा है। 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो किसके कल्याण से संबंधित है? तो आर्थिक रूप से 11 नंबर देखिए तो, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आर्थिक रूप से। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। कौन सा चला सकते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक को यह अधिकार दिया गया है, यानी कि अल्पसंख्यक हमारे देश में हिंदू को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म हैं, हमको लगता है कि सब अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, सब अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उनको यह अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में कि क्या कर सकता है, वो अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 30 का 1 में यह बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 31 में यह बताया गया है। 30 ए भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 31 भी लिखा रहता है। तो उसमें क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं अपना शिक्षा संस्थान चला सकते हैं, सर कोई बात नहीं है कि नहीं। समावेशी शिक्षा क्या करती है, तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, देखिए 13 का, तो 13 का क्या हो जाएगा, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने में संबंधित है, नहीं। कक्षा का इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो देखिए तो 2 क्या कर रहा है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अब देखिए तो 40 नंबर देखते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है भाई? तो 40 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है प्रीतिकरण, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा है क्षमता संवर्धन, चौथा है संवेदनशील बनाना। तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, प्रीतिकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 15 नंबर देखते हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी पढ़ने से पता चलेगा, आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, आवासीय विद्यालय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक समावेशी विद्यालय 16 नंबर है। 16 नंबर, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की नियोजकता के अनुसार, जैसे ही नियोजकता आ गया ये होगा ही नहीं, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। इस 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं हम। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, अंतर कभी नहीं करेगा, हटाइए। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी, ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं,
17 क्या कह रहा है, 17 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है? सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो देखिए, तो 17 का क्या होगा, तो आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करिए, राइट आंसर होगा। राइट आंसर यही होगा, लेकिन बाकी 3 जो है वो क्यों नहीं होगा उसके बारे में देखते हैं। पढ़ाए जाने वाली विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। रुचि हम क्या विकसित करेंगे, टीचर है तो टीचर विकसित नहीं करेगा। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना है। तुलना हम कंपेयर कभी नहीं करेंगे, इस बात पर बल देना कि आप उनसे, बल तो देंगे ही नहीं, हटाइए। क्या है, विद्यालयों में समावेशन। देखिए तो इसमें क्या है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, मुख्यतः केंद्रित होता है। 18 नंबर है तो मुख्यतः केंद्रित क्या होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्यों गलत हो जाएगा। केवल निर्योग छात्र, ये होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, हटाइए। संपूर्ण शिक्षा की कीमत पर निर्योग, हटाइए, ये भी नहीं होगा। विद्यालयों के निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर, ऐसा नहीं है। यानी कि क्या रहा है, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर, ऐसा नहीं है। निरक्षर साक्षर यहाँ नहीं देखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। 19 नंबर, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि 19 का पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिनके उत्तर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ये कभी नहीं होगा, प्रोन्नत करना है लेकिन ये पहचान थोड़ी करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, उन विद्यार्थियों का प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, भी गलत। आगे देखेंगे, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उच्च उपागम में परिवर्तन करना, सही है। लेकिन चौथा देखेंगे, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, कदापि नहीं। प्रतिभाशाली को अलग है, कमजोर को अलग कभी नहीं बना सकते, हम दोनों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो भाई हम खाली बालिका के शिक्षा पे बल देंगे तो बालक कहाँ जाएगा, ये तो समावेशी होगा नहीं। जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, ये भी नहीं होगा कभी नहीं होगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर उन बच्चों को शामिल करते हैं, बिल्कुल ये होगा। जो विशेष आवश्यकता, तो विशेष आवश्यकता कभी होगा नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का वर्णन कौन करता है, तो इसके बारे में देखेंगे। वर्णन कौन करता है, तो इसके बारे में देखिए, पहला ऑप्शन है, कितना नंबर था, 21 का देखते हैं कि यह विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, गलत। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ये भी गलत। आगे देखते हैं, यह एक दर्शन है। क्या यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? बिल्कुल है। ये हो जाएगा कि सभी को अधिकार है कि समान शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नियमित विद्यालय में सभी समान शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है, गलत। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों, वंचित वर्ग पहले ही यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए। आगे देखते हैं, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, ये नहीं होगा। क्या होगा, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा हो सकता है क्या, देखेंगे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, बिल्कुल ये हो सकता है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाए, वंचित वर्ग के वंचित वर्ग के जो बालक होगा उसको कक्षा में अलग बैठा नहीं सकते हैं। आगे देखिए, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं से करते, ये भी सोचना मेरा गलत होगा। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन किसका है, यह कथन है। तो क्या है, यह कथन सही है गलत है, इसके बारे में देखते हैं। सही है, क्योंकि देखिए तो इसमें क्या है, 23 का क्या हो जाएगा, 23 का पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। सही है, क्योंकि अपने बच्चे अपने साथियों के से अनेक कौशल सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। यहाँ सही, क्योंकि इसे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, गलत हो जाएगा। 3 आगे देखेंगे, गलत, क्योंकि यह तो गलत है, तो गलत कभी होगा ही नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो समेकित शिक्षा इंगित करती है, तो भाई समेकित शिक्षा किस तरफ इंगित करती है, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का 2 हो जाएगा। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल की व्यवस्था समेकित शिक्षा को इंगित
करती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 24 का राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो वंचित की समस्या नहीं है तो 25 का देखेंगे, 25 का 1 हो जाएगा। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से, यानी कि देखिए तो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, समस्या नहीं है। तो पहले पढ़ेंगे 25 का पहला नंबर सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पहले मान के चलते हैं, देखते हैं इसके अगला ऑप्शन कौन सा है। सृजनात्मकता को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता है, कभी नहीं होगा। आगे देखते हैं रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये भी नहीं होगा। विद्यालय के पक्षपात पूर्ण वातावरण का सामना करना, ये सब नहीं होगा, यानी कि कह सकते हैं तीनों छोड़ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 का क्या हो जाएगा 1 नंबर, यानी 25 का 1 नंबर ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए आगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समावेशी शिक्षा वंचित बालक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो सब आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के मन में जो भी डाउट या इस वीडियो में कुछ बदलाव करना है तो कमेंट करके अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।